हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबल स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के विषय साइंस के मॉडल प्रश्न पत्र का सेट 1 के सही प्रश्नों को सॉल्व करने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं? तो टोटल यहाँ पे 40 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न कितने नंबर के हैं? तो सभी 1 नंबर के हैं और सभी का कितना दिया गया है? 4-4 विकल्प दिया गया है और उसमें से सही विकल्प को क्या करना है? चयन करना है। अगर गलत उत्तर हो जाए तो उस गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक यहाँ पे काटा नहीं जाएगा। और टोटल समय कितना दिया है? तो टोटल यहाँ पे 1.5 घंटे का समय दिया गया है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल दिया हुआ है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे है, पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यानी कि यहाँ दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये प्रतिबिंब को बड़ा बना के दिखाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? यानी कि गोलीय दर्पण और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को बताना है यहाँ पे। यानी कि पहला ऑप्शन है यहाँ पे r बराबर f/2, दूसरा ऑप्शन है f बराबर r/2 और तीसरा ऑप्शन है c r बराबर f और d है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है f बराबर r/2, क्योंकि फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? यानी कि जो यहाँ पे प्रकाश के जो अपवर्तन की जो क्रिया होती है उसमें कौन सी भौतिक राशि में बदलाव नहीं आता है, वो अपरिवर्तित रहती है? तो इसका सही आंसर है आवृत्ति। इसका सही आंसर आवृत्ति है। अगला सवाल है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? यानी कि कोई भी किरण अवतल दर्पण से जब परावर्तित होती है तो किस बिंदु से होकर गुजरती है? तो ये हमेशा फोकस दूरी से होकर गुजरती है। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है तो वह दर्पण होगा। यानी कि वस्तु को हम कितनी ही दूरी पर रखें तो उसका प्रतिबिंब हमेशा बराबर और उसके सीधा आकार का बनता है। यानी कि बराबर दूरी पर बनता है और सीधा बनता है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है और समान दूरी पर बनता है। अगला सवाल है यहाँ पे, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। यानी कि पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और दूसरा का नियम है कि किसी भी दर्पण में यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? बी है, यानी कि 2 नियम होते हैं। अगला सवाल है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो कोई भी दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है उसका आधा होता है क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कितना है? 50 है। वक्रता त्रिज्या 50 है तो इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। यानी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितना है? तो यानी कि लेंस की क्षमता होता है P बराबर होता है 1/f होता है। तो हमको यहाँ पे कितना दिया है? 1 मीटर दिया है। तो एक फोकस दूरी कितना? 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि 1 डायोप्टर हो जाएगा इसका आंसर। यानी इसका सही ऑप्शन कौन है? ऑप्शन नंबर बी है, 1 डायोप्टर इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है? तो ना किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? तो पॉजिटिव होती है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। अगला सवाल है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो प्रकाश का वेग न्यूनतम हमेशा कहाँ पे होता है? जल में होता है। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है और जल में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? यानी कि हमको यहाँ पे P बराबर दिया है तो F निकालना है। तो F बराबर क्या होता है? 1/P होता है। F बराबर क्या होता है? F बराबर 1/P होता है। तो हमको यहाँ पे क्या दे दिया गया है? क्षमता दे दिया गया है D। तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और इसको कहा है मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो 100 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे 25 चौका 100, यानी कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी, 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? यानी कि किसी उत्तल लेंस का हमको फोकस दूरी दे दिया गया है, उसकी क्या निकालना है? उसकी क्षमता निकालना है। तो किसी भी लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/F, और हमको यहाँ पे F दे दिया गया है। तो यहाँ पे F दे दिया गया है तो 1/50, और ये क्या चीज़ में है? तो ये सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर में है तो इसको काम में हम बदल देंगे, इसको हम मीटर में बदल देंगे। तो 50 दूना के 100, यानी कितना आ गया? 2 आ गया। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? 2 डायप्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, यानी कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक कहाँ होता है? तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है श्वसन, ऑप्शन नंबर बी है पाचन, और ऑप्शन नंबर सी है उत्सर्जन, और ऑप्शन नंबर डी है संवहन। तो इसका सही ऑप्शन है श्वसन, यानी कि श्वसन में ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अगला सवाल है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचाने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो यानी कि जो चिप्स के पैकेट आते हैं उसमें विकृत गंधिता से बचने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है संयोजन अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि जब जंग लगता है लोहे में तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन से क्या करता है? संयोग कर लेता है, तब जाकर वहाँ पे जंग लगता है। तो ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हो रहा है इसमें किस पदार्थ का क्या हो रहा है? उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन में क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। यानी कि इसका सही ऑप्शन है बी, यानी कि कार्बन का क्या हो रहा है? यहाँ पे उपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दिए गए कौन सा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? तो इसमें पहला रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है कि इसमें कैल्शियम की संख्या कितना है? इसमें 1 है तो इधर भी 1 है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है तो इसमें भी हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इसमें ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 2 और 2 कितना है? 4, तो इसमें भी ऑक्सीजन की संख्या 3 है और एक यहाँ पे कितना है? 4 है, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या है? ए है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यानी कि यहाँ पे चित्र तो नहीं दिया गया, यहाँ पे रिएक्शन दिया गया। इस रिएक्शन में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इसका सही आंसर है वियोजन अभिक्रिया। इसमें P जो है कॉपर को क्या कर दे? विस्थापित कर दे रही है। तो यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? विस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, यानी कि P एक शक्तिशाली तत्व है और कॉपर कमजोर तत्व को क्या करते? विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर ले रही है, इसलिए इसका क्या सही ऑप्शन हो जाएगा? विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हल्दी, लिटमस बी में है, और सी में चाइना रोज और डी में प्याज। तो यहाँ पे हल्दी और लिटमस तो ये प्राकृतिक सूचक है, तो इसका सही आंसर प्याज है। प्याज क्या है? गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है। अगला सवाल है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो इसका राइट आंसर है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, यानी कि जब भी हड्डी टूट जाता है, हाथ या पैर का हड्डी टूट जाता है तो वहाँ पे प्लास्टर करते हैं, तो किस प्रकार के लवण का प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यहाँ पे लवण है उसका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अगला सवाल है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस चित्र में यहाँ पे विद्युतीय वियोजन हो रहा है, यानी कि विद्युत के जरिए यहाँ पे वियोजन कराया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, वियोजन अभिक्रिया। अगला सवाल है, अगला सवाल यहाँ पे दिया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑक्जेलिक अम्ल। अगला सवाल है कि तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है? तो इसमें दिया गया है कि हाइड्रोजन की सांद्रता में वृद्धि होती है, या हाइड्रोक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी होती है, हमेशा कमी होती है कि जब भी हम उसमें तनुकृत करते हैं यानी कि जल मिलाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है और हाइड्रोक्साइड आयन की भी सांद्रता कम हो जाती है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी होना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड में जब प्रकाशीय वियोजन कराया जाता है तो वो टूट जाता है, यानी कि सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाते हैं, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि सिल्वर और ब्रोमाइड, यानी कि इसका रिएक्शन है Ag और ब्रोमीन में क्या होता है? टूट जाता है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो अमीबा कुटपाद से भोजन ग्रहण करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है? तो पाचन की जो प्रक्रिया होता है उसमें वसा का इमल्सीकरण पित्त के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? यानी कि स्वपोषी पोषण के मतलब वो स्वयं भोजन बनाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? आम है। क्यों? क्योंकि अमीबा दूसरे जीव का भोजन ग्रहण करके खाता है। कौवा, अमरबेल ये दूसरे जीव के द्वारा बनाए गए भोजन को ग्रहण करके इन लोग पोषण करते हैं, और आम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाता है, इसलिए यह स्वपोषी पोषण कहलाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो जो मानव के जो हृदय होते हैं उसमें 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि 4 कक्ष होते हैं, यानी कि दायां अलिंद होते हैं और बायां अलिंद और दायां निलय और बायां निलय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे श्वसन वर्णक क्लोरोफिल को यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ए सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ब्रिकाणु कहते हैं, यानी कि ब्रिकाणु या नेफ्रॉन कुछ भी इसको कह सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या है? सी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यानी कि जब भी वृक्क में क्रियाशीलता कम हो जाती है तो रक्त को कहाँ पे बाहर निकाल कर छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं, यानी कि उसको हिंदी में क्या कहा जाता है? अपोहन कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, यानी कि अपोहन।
अगला सवाल देखते हैं, जनन की मूल घटना क्या है? ये जनन की जो मूल घटना क्या है? तो इसका राइट आंसर है डीएनए की प्रतिकृति बनना। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, डीएनए की प्रतिकृति बनना। अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो ये बहुखंडन जनन को दर्शाता है, यानी कि कई भागों में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, यानी कि बहुखंडन विधि को यह दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला सवाल है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? यानी कि नर और मादा के जब संलयन होता है तो उस प्रक्रिया को हम यहाँ पे निषेचन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, ये इसका राइट आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया है, लड़कों में यौनारंभ के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? यानी कि लड़कों में जो यौनारंभ प्रारंभ के समय जो लक्षण आते हैं तो उसको उसको कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? तो इसका टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन पाया जाता है जो नियंत्रित उसको करता है। अगला सवाल यहाँ पे है, सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो सौर स्थिरांक का मान 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल है कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? यानी कि इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मीथेन। यानी कि जैव गैस में मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगला सवाल है यहाँ पे, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना का अंतर होता है? तो यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये इसका क्या है, राइट आंसर है। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।